गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज डिमांड। मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया था, याद है आपको? हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उसमें मैंने आपको दो पार्ट में क्लासीफाई करा था, एक तो मेन फैक्टर्स और एक अदर फैक्टर्स। मेन फैक्टर अपन ने पढ़ा था बच्चों प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और जो अदर फैक्टर्स थे वो हम पढ़ रहे थे बेटा प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स। उसमें मैंने आपको ए पार्ट कराया था बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं ना बेटा, मैंने बताया था ऐसे गुड्स जिनका एक दूसरे के बिना यूज पॉसिबल नहीं है, दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर ईच अदर, दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर ईच अदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है आपको? तो देखो इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं कार खरीदने गया, सपोज करो कार मेरा मेन कमोडिटी है। कार की प्राइस आज भी कांस्टेंट है, जितने की पहले आती थी उतने की अभी आ रही है। बट हुआ क्या, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो उससे क्या कार की डिमांड में इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल सर, उससे क्या होगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा कार की डिमांड कम हो जाएगी। सपोज करो पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, उससे क्या इंपैक्ट आएगा सर? कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपने इसमें नोटिस करा कि जो हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट है यहाँ कैसा है बेटा? नेगेटिव। कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा ना तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सर इस केस में हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट कैसा है बेटा? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। तो देखो दूसरा पढ़ते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोज गुड्स which are necessary to each other, and in case of complementary goods cross price effect is negative, which simply means that if the price of main commodity being constant and when price of complementary goods increases then demand for main commodity decreases। मतलब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ेगा तो मेन कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, एंड व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस देन डिमांड फॉर मेन कमोडिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर क्रॉस प्राइस इफेक्ट कैसा था? नेगेटिव। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से थे? दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर ईच अदर, और इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। और वो हमें क्या बताता है? जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री का डिमांड कम हो जाएगा, और जैसे ही उसका प्राइस गिरेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री का डिमांड बढ़ जाएगा। सर इसके डायग्राम की हम बात करें तो बेटा सिंपल सा डायग्राम, वही डायग्राम बनेगा। प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। ये मेरा डिमांड कर्व है। अब बताओ मेरी कार की डिमांड कब बढ़ेगी? सर जब पेट्रोल की प्राइस गिर जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मेरी कार की डिमांड कम कब होगी? जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। नीचे क्या आएगा? यूनिट्स या कमोडिटी, कुछ भी लिख देना आप। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जो हमने सेकंड अदर फैक्टर पढ़ा, क्या बोला इसमें अपन ने कि सर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड कम हो जाएगा, पेट्रोल का प्राइस गिरेगा तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों आपको? हम पढ़ रहे थे अदर फैक्टर्स। तीसरा अदर फैक्टर कौन सा आता है अपना? सर थर्ड अदर फैक्टर कौन सा आता है? तो पहला क्या पढ़ा बेटा अपन ने? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा होता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अब ध्यान देना आप लोग, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं, अगर जनरली मैं आपसे पूछूं कि सर अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या डिमांड बढ़ेगी क्या? आपके दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, यस सर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम गिरेगी तो डिमांड गिरेगी। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं इस बात पे, क्योंकि देखो यहां पर इनकम में क्या होता है, हर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। सुनना ध्यान से, मैं यहां पे बोलता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा बेसिक नेसेसिटी। कुछ कमोडिटी होती है जो बेसिक नेसेसिटी होती है, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले 10,000 रुपये महीना कमाते थे और आप 4 रोटी खाते हो। कितनी रोटी चपाती खाते हो? 4। अब आप क्या 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हो और आपने देखा इतना पैसा कमा रहा हूँ तो आप 40 चपाती खाने लग गए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? 10,000 कमा रहे हो तो आप 4 चपाती खा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो तो आपने 40 चपाती खाना शुरू कर दिया। इज इट पॉसिबल? सर बेसिक नेसेसिटी तो उतनी ही रहेगी, मेरी इनकम कितनी बढ़ जाए कितनी कम हो जाए, नो डाउट
कि इसकी हम क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे बट इसकी डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो पता है क्या होता है, कंज्यूमर नहीं भी कमा रहा ना तब भी वो खाना तो खाएगा ही बेटा सर्वाइवल के लिए। तो ध्यान रखना, इस केस की अगर मैं बात करूं, कंज्यूमर की इनकम बढ़े या कम हो, इसकी डिमांड में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, उसके बाद क्या रहती है, ये कांस्टेंट। क्लियर। लेकिन यही मैं बात करूं बेटा लग्जरियस एंड कंफर्ट, लग्जरियस एंड कंफर्ट्स। तो अगर मैं दूसरी गुड्स की किसकी बात कर रहा हूं बेटा, लग्जरियस एंड, एक मिनट, लग्जरियस, मैंने स्पेलिंग वही कर रहा हूँ, गलत मुझे लगा, लग्जरियस एंड कंफर्ट्स। तो सर यहां पर जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी ना, मेरी इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, इनकम गिरेगी तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी। लग्जरियस एंड कंफर्ट्स में ऐसा होता है, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, पहले मेरे पास स्कूटर था तो मैंने अब कार ले ली, पहले मेरे पास कूलर था तो मैंने एसी ले लिया। एक्चुअल में ऐसा होता है, पहले मेरे पास डुप्लीकेट चेन थी तो मैंने अब ओरिजिनल गोल्ड चेन ले ली। तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, उसकी लग्जरियस एंड कंफर्ट्स वाली कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, और जैसे ही इनकम कम होती है तो लग्जरियस एंड कंफर्ट्स की डिमांड भी कम हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ेगी, उसके बाद क्या रहेगी, कांस्टेंट। और इस वाले केस में क्या होगा, जैसे ही इनकम बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ जाएगा, जैसे ही इनकम गिरेगा डिमांड भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इंफीरियर गुड्स, तो अपन इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, सुनना ध्यान से। कोई एक कंज्यूमर था जो पहले क्या, इसकी इनकम है 500 रुपीज़ पर डे, या ये ले लो 300 रुपीज़ पर डे, 300 रुपीज़ पर डे। तो ये कपड़े खरीदता था ना, ये ठेले वाले आते हैं ना, भैया शर्ट ले लो 100 रुपये में, टी शर्ट ले लो 50 रुपये में, जीन्स ले लो 200 रुपये में, वहाँ से कपड़े खरीद के पहनता था। ठीक है, अब ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, इसकी इनकम बढ़ गई। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, पहले 300 पर डे कमा रहा था, अब ये सपोज करो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं। बढ़िया, इसने गाड़ी वाड़ी खरीद ली, बढ़िया इसने गाड़ी वाड़ी खरीद ली। अब सोचो गाड़ी ड्राइवर भी हायर कर लिया, अब ये वहाँ उतर रहा है गाड़ी वाड़ी में से, तो इसने वो 100 रुपये वाली शर्ट पहन रखी है, अच्छा लगेगा क्या, नहीं सर। पता है क्या होता है, जैसे ही कंज्यूमर जब ज़्यादा पैसे कमाने लगता है ना, तो उसकी जो क्लास ऑफ कस्टमर्स है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसने क्या करा, अब ब्रांडेड शर्ट खरीदना शुरू कर दिया, ब्रांडेड शर्ट पहनता है, ब्रांडेड पैंट पहनता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या, जैसे ही इसकी इनकम बढ़ी, जैसे ही इसकी इनकम बढ़ी, इन जो गुड्स उसके लिए पहले नॉर्मल थे उसकी डिमांड कम हो गई। मतलब जो 100 रुपए की शर्ट पहना करता था, 50 रुपए की टी शर्ट पहना करता था, इसने अब वो खरीदना छोड़ दिया, अब ये ब्रांडेड शर्ट ब्रांडेड पैंट खरीदता है। तो आपने एक चीज नोटिस करी, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, इसने जो ऐसे शर्ट टी शर्ट थे जो पहले पहना करता था उसकी डिमांड कम हो गई। तो मैं कह सकता हूं क्या सर, यहां पर इनकम इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव। मतलब जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, जो गुड्स वो पहले कंज्यूम कर रहा था अब वो कंज्यूम नहीं करता, वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स यूज करने शुरू कर देगा। पहले वो टोन्ड मिल्क कंज्यूम करता था 10 20 30 रुपए लीटर, अब वो 60 रुपए लीटर वाला मिल्क पिएगा। पहले जो गुड्स उसके लिए नॉर्मल थे अब क्या हो गए उसके लिए वो इंफीरियर। अब इसको लगता है यार ये शर्ट मैं पहनूंगा, पहले उसके पास साइकिल हुआ करती थी, अब उसने साइकिल चलाना ही छोड़ दिया, अब उसने क्या करा, कार परचेज कर ली। तो साइकिल क्या हो गई उसके लिए, इंफीरियर गुड्स। मतलब जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, जो गुड्स वो पहले नॉर्मली कंज्यूम कर रहा था अब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो आई विल से दैट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। तो बेटा मेरा इनकम इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव। तो आई होप आपने नोटिस किया होगा कि सर इंफीरियर गुड्स के केस में मेरा इनकम इफेक्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और प्राइस इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव। कि सर अभी महंगी चीजें खरीद रहा है, तो ध्यान रखना इनकम इफेक्ट कैसा है सर, नेगेटिव। इनकम बढ़ी,
इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई, इनकम कम हुई, वापस से इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये शर्ट टी शर्ट पूरी कंट्री के लोगों के लिए इंफीरियर हो गया क्या अब? नहीं सर, आज भी कुछ क्लास ऑफ कस्टमर ऐसे हैं उनके लिए आज भी क्या है, नॉर्मल कमोडिटी है। तो ध्यान रखना, जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है ना, जो कमोडिटी वो पहले कंज्यूम कर रहा था अब वो उसके लिए क्या बन गया बच्चों, इंफीरियर गुड्स। तो अपन ने एक टॉपिक कंज्यूम किया बेटा, कवर किया बेटा, कौन सा, इंफीरियर गुड्स। तो देखो मैं डिफाइन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ बेटा, मैं लिखता हूँ इंफीरियर गुड्स, इसको ऐसे उतार लेना आप और एक लिख लो नॉर्मल गुड्स। मैं लिखता हूँ इनकम इफेक्ट और यहाँ लिखता हूँ प्राइस इफेक्ट। तो मैंने लिखा इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट कैसा था बेटा, नेगेटिव। याद है, इनकम बढ़ी, उसकी लोकल गुड्स की डिमांड कम हो गई थी। और प्राइस इफेक्ट कैसा था बेटा, पॉजिटिव। और नॉर्मल गुड्स में इसका उल्टा होता है, नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, और प्राइस इफेक्ट कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो हम डिफाइन करते हैं, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स वेयर इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो आया, inferior goods are those goods where income effect is negative and price effect is positive, and normal goods are those goods where income effect is positive and price effect is negative। तो आई होप आपको ये दोनों चीज क्लियर हुई होगी, inferior goods कौन से और normal goods कौन से। inferior goods are those goods where income effect is negative and price effect is positive, and normal goods are those goods where income effect is positive and price effect is negative। तो ये अपन ने दोनों गुड्स कवर कर लिए। तो देखो इनकम में अपन ने 4 तरह के गुड्स देखे बेटा, एक तो बेसिक नेसेसिटी, एक लग्जरियस एंड कंफर्ट, एक इंफीरियर गुड्स और एक नॉर्मल गुड्स। तो आई होप आपको तीसरा फैक्टर भी समझ में आया होगा बेटा, कौन सा, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। चौथा फैक्टर अपन पढ़ते हैं बेटा, सपोज करो टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और अब सिंपल फैक्टर्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर फेवरेबल टेस्ट होगा कंज्यूमर का तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर अनफेवरेबल टेस्ट होगा तो बेटा डिमांड कम हो जाएगी। तो डायग्राम बना लो, देखो प्राइस क्या रहेगा सर, कांस्टेंट। डिमांड कब बढ़ेगा, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। डिमांड कम कब होगा बेटा, अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो अगर फेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड बढ़ जाएगी, अनफेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो अपन ने कौन सा फैक्टर पढ़ा बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अपन और आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट फैक्टर था बेटा, फिफ्थ फैक्टर कौन सा है अपना, वेदर एंड क्लाइमेट। हम बात करते हैं बेटा किसकी, वेदर एंड क्लाइमेट। वही वाली चीज, अगर सर फेवरेबल वेदर एंड क्लाइमेट है तो डिमांड ज्यादा होगी, अनफेवरेबल वेदर एंड क्लाइमेट है तो डिमांड कम होगी। फॉर एग्जाम्पल एसी कूलर, इनकी डिमांड गर्मी में ज़्यादा होती है क्योंकि सर फेवरेबल वेदर एंड क्लाइमेट है, और सर्दियों में कम होती है। ऐसे ही लेदर की जो जैकेट्स आती है उसकी डिमांड ठंड में ज़्यादा होती है और गर्मियों में कम होती है। तो सिंपल सा बोला, अगर सर फेवरेबल वेदर एंड क्लाइमेट है तो डिमांड ज़्यादा होगी, ड्यू टू फेवरेबल वेदर एंड क्लाइमेट, और कम कब हो जाएगी बेटा, ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर एंड क्लाइमेट। तो अपन ने एक और फैक्टर पढ़ा बेटा, कौन सा, वेदर एंड क्लाइमेट। ये सारे अपन अदर फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, जो समझने वाले थे वो अपन ने क्लियरली समझ लिए, और जो नॉर्मली अब चल रहे हैं वो अपन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है बेटा साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर मैं साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं तो मैं आपको सिंपली बोलता हूं, जैसे रूरल एरिया में है जनरली पॉपुलेशन साइज क्या होता है, कम होता है। अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं तो पॉपुलेशन साइज क्या होता है, जनरली ज़्यादा होता है। तो अगर रूरल एरियाज की हम बात करें तो यहाँ पे कमोडिटी की डिमांड भी क्या रहेगी, कम। अगर पॉपुलेशन साइज कम है तो डिमांड भी कम रहेगा, और अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा रहेगा। और डायग्राम बना लो बेटा, कब बढ़ेगा डिमांड, जब सर साइज ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा तो डिमांड भी ज़्यादा होगा।
किसी भी कमोडिटी का, और जब साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। तो बेटा अपन ने एक टॉपिक कवर किया बेटा, कौन सा? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अपन ने मेन फैक्टर पढ़े और अदर फैक्टर पढ़े। मेन फैक्टर क्या था बेटा? अपना प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और अदर फैक्टर्स क्या कहते हैं बेटा? अपना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर एंड क्लाइमेट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर पढ़ी। अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं बेटा। वो कंसेप्ट है बेटा इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो हम बात करते हैं बेटा, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग। मैंने एक टॉपिक छुड़वाया है एज पर द पीडीएफ, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक सिंगल क्वांटिटी की। It refers to the quantity of a commodity demanded by the individual consumer। मतलब अगर हम एक सिंगल आदमी की डिमांड की बात करें तो कहलाएगी क्वांटिटी इंडिविजुअल डिमांड। तो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। और सिंपल सा वही शेड्यूल बनेगा बेटा, 10 पे 100, प्राइस बढ़ाया डिमांड कम हो गया, प्राइस कम किया डिमांड बढ़ गया। और वही नॉर्मल डायग्राम बनेगा बेटा, सर प्राइस क्वांटिटी, प्राइस कम किया डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ाया डिमांड कम हो गया। तो इंडिविजुअल डिमांड तो आई होप आपको आता होगा, बहुत सिंपल सा है कि सर इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस। और सेम वही शेड्यूल बनेगा, प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरा, और वही सेम डायग्राम बनेगा। लेकिन सर अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट डिमांड क्या होता है? देखो अगर मैं सिंपली बोलूँ ना, मार्केट डिमांड में अपन क्या सबको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है इन्होंने, इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोला बच्चों मैंने? टोटल क्वांटिटी, मतलब मैं पूरी डिमांड को यहाँ कवर कर रहा हूँ मार्केट की। तो इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स। डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, जितने भी लोग उस कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं। वहां मैंने बोला इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस। जहां मैं बोल रहा हूं इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस। तो एट अ गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस। तो देखो समझ में आया, इंडिविजुअल डिमांड में हम एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं या हम सारे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। और मैं शेड्यूल बनाता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। मैं लिखता हूँ राम, एक नाम ले लिया मैंने, राम की क्वांटिटी की हम बात करते हैं। 10 पे 100 खरीदता है, प्राइस कम हुआ इसका डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ा उसका डिमांड कम हो गया, प्राइस कम हुआ इसका डिमांड बढ़ गया। ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ, सपोज करो राहुल, मैंने एक और लिया, तो 10 पे ये 200 खरीद रहा था, जैसे ही प्राइस बढ़ा इसका डिमांड कम हो गया, प्राइस कम हुआ इसका डिमांड बढ़ गया। और सिंपली बनाने के लिए इसका डबल कर देना तो और इजीली हो जाएगा। तो 2 इंडिविजुअल थे, अब मैं इनकी मार्केट डिमांड निकालता हूँ बेटा। क्या निकालता हूँ? मार्केट डिमांड। तो आपको दिख रहा है सर इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे R1 प्लस R2, तो मेरी मार्केट डिमांड निकल जाएगी। यस, ये कितनी हुई बेटा? 300। ये कितना हुआ बेटा? 150। ये कितना हुआ बेटा? 450। तो ये मैंने क्या निकाल दी? मार्केट डिमांड मैंने फाइंड आउट कर दी। कुछ नहीं करना, दोनों की डिमांड को मैंने ऐड कर दिया, राहुल की और राम की, तो उससे मेरी मार्केट डिमांड निकल गई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको मार्केट डिमांड का डायग्राम बना के दिखाता हूँ, वो भी बहुत आसान है, प्लीज़ आप लोग नोटिस करना। सपोज करो ये मैंने बनाया, इसकी है R1 राम की डिमांड, यह है R2 राहुल की डिमांड, और इन दोनों को ऐड कर दिया, यह है मार्केट डिमांड, दैट इज R1 प्लस R2। ये किसकी निकल कर आई बेटा? मार्केट डिमांड। नीचे लिख देना आप वही क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस। तो यहाँ लिख देना प्राइस, यहाँ लिख देना क्वांटिटी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो देखो ये तो क्या है?
R1 तो ये सर आईडी मतलब इंडिविजुअल डिमांड, ये राहुल की इंडिविजुअल डिमांड, और इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या निकल गई हमारी मार्केट डिमांड। क्लियर बच्चों? तो ये देखो ये तो इंडिविजुअल थी दोनों, और जैसे दोनों इंडिविजुअल को मैं ऐड करूंगा तो मेरी मार्केट डिमांड निकल जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट कंसेप्ट अपने पढ़ा बेटा वो क्या था? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। मैंने क्या बताया बच्चों? इंडिविजुअल डिमांड में हम एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एट अ गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस, शेड्यूल वही, डायग्राम वही। और अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं तो यहाँ पे हम टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, सब की बात कर रहे हैं। तो देखो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ा था डिजायर डिमांड में कब कन्वर्ट होती है, फिर पढ़ा था बेटा क्वांटिटी डिमांड और डिमांड, फिर अपन ने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल और डिमांड का डायग्राम, फिर अपन एक टॉपिक कवर किया था बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया, मेन फैक्टर्स और अदर फैक्टर। मेन फैक्टर था अपना प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और अदर फैक्टर क्या कहते हैं बेटा? प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर एंड क्लाइमेट, ये सारे के सारे, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सारे के सारे क्या थे? हमारे अदर फैक्टर्स। फिर अपन ने आज एक नया कंसेप्ट और सीखा, वो कौन सा था बच्चों? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय ऑल ऑफ यू। पीडीएफ मुझसे मंगा लेना किसी के पास नहीं है तो, और कोई डाउट भी रहे आपको तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके बच्चों।